गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आज पुणे यूपीवीए की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। लगभग 2 महीने से हम अपने यूपी के कोचेस के लिए ये ग्रास रूट बास्केटबॉल कोचिंग वेबिनार कर रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर विक्रम शर्मा सर हैं। मैं सभी से एक बार क्लियर करना चाहता हूं, अगर मेरी वॉइस किसी को क्लियर नहीं आ रही है तो वो चैट के माध्यम से मुझे बता सकता है। डॉक्टर विक्रम शर्मा सर का मैं इंट्रोडक्शन आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है आधा घंटा मुझे सर का इंट्रोडक्शन लेने में बताने में लग जाएगा। तभी मैं छोटा सा डिटेल में आपको बता देता हूं। डॉक्टर सर हमको ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर सर एमएस ऑर्थो से हैं। डॉक्टर सर ने ऑर्थोस्कोपी स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स मेडिसिन यूपीएमसी पीटर्सबर्ग यूएसए से किया है। सर ने डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स इंजरी स्टोनब्रिज कॉलेज यूके से किया है। सर ने डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स इंजरी में डिप्लोमा किया हुआ है। सर ने बीएलएस और एसीएलएस सर्टिफिकेशन कोर्स अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। करेंटली सर हेड स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट आर्थोस्कोपी सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर में है। सर स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट के तौर पे बीसीसीआई के साथ भी काम कर चुके हैं। डॉप कंट्रोल ऑफिसर के रूप में भी बीसीसीआई के साथ काम कर चुके हैं। सर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन फुटबॉल एसोसिएशन के तौर पे भी स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट रहे हैं। सर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के साथ भी स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट रहे हैं। मैं साथ ही आपको बताऊं, खिलाड़ी और कोच का एक सबसे चैलेंजिंग काम यही होता है कि अगर किसी भी कोच के स्टूडेंट को इंजरी हो जाती है तो वो ये सोचता है मेरा स्टूडेंट कितनी जल्दी रिकवरी करे और मुझे नेक्स्ट टूर्नामेंट में वो मिल सके। खुद प्लेयर को ऐसा लगने लगता है कि अगर उसको इंजरी हो गई तो उसका पूरा फ्यूचर खत्म हो गया। फर्दर आगे उसको ऐसे लगता है, सोचता है कि मैं आगे खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा। ये चीज मैं इसलिए इतने अच्छी तरीके से जानता हूं क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूं। 2003-4 में मेरा बहुत अच्छा कैरियर चल रहा था। 2004 में मुझे लक्ष्मण अवार्ड मिला उसी के रिगार्डिंग। लेकिन 2005 में मुझे इंजरी हो गई। उस समय आज की ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। आज प्लेयर्स काफी नॉलेजेबल प्लेयर हो गया है, काफी जानकारी हो गई है और रहा सा हमें गूगल से भी काफी सपोर्ट मिल जाता है, यूट्यूब से हम देख लेते हैं। तब भी प्लेयर्स को जानकारी हो जाती है कैसे उसको नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है। इन्हीं सबको सोचते हुए बेदी भैया ने मुझसे कहा कि अभिनव, हमारा कोचेस क्लिनिक में कोचेस हैं सभी यूपी के, तो हम लोग किसी अच्छे डॉक्टर्स और जो स्पोर्ट्स मेडिसिन प्लस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, जो हमारी नीड जानता है, जो खिलाड़ियों की नीड जानता है, कोचेस की नीड जानता है, ऐसे किसी शख्स को लेके आए। उसका सपोर्ट हमारे सीनियर मथुरा में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने किया और सर ने मुझे रास्ता दिखाया, आरके सिंह सर ने। फिर मैं सर से, डॉक्टर शर्मा सर से मैंने बात करी, डॉक्टर विक्रम शर्मा सर से। सर इतने अच्छे तरीके से सर ने मुझे बोला और बोला, अभिनव मैं हर समय अवेलेबल हूँ। आज ही मुझे अभी 1 घंटे पहले पता चला सर की फैमिली में कोई कोविड-19 पॉजिटिव आ गया है। सर काफी परेशान थे, लेकिन सर ने क्योंकि हम लोगों को कमिट किया, इसलिए सर अभी तक हमको ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं बस ज्यादा टाइम ना लेते हुए बेदी भैया से कहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ यूपीबीए एक बार हमारे डॉक्टर सर का वेलकम करें। और उसके बाद सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का सेशन आप लें। यहाँ पर बस एक चीज मैं आपको बता दूं, राउंड अबाउट 40 to 50 अभी हम लोग के ज्वाइन कर चुके हैं कोचेस। सभी लोग प्राइवेट स्कूल्स और प्रोफेशनल टीम्स के कोचेस हैं यहाँ पर, जितने लोग यहाँ पर हम लोग इस वेबिनार में ज्वाइन कर रहे हैं।
तो रिगार्डिंग और सबके साथ एक ही है, सभी लोग बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं, बास्केटबॉल के कोच हैं। तो जो हमारे बास्केटबॉल में इंजरीज जनरली एंकल, बैक और नी, जनरली ये तीन बॉडी पार्ट्स हम लोग को ज्यादा इफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग खेलते हुए। तो उससे रिलेटेड और प्लस सर जो आपने अपना सेशन बनाया है वो प्लीज आप लें। बेदी भैया प्लीज आप आइए, ज्वाइन करें हम लोग को। थैंक यू। थैंक यू अभिनव। विक्रम शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से ये कोचेस की क्लिनिक पिछले 2 महीने से सर यहाँ पे रेगुलर चल रही है। कोचेस को बहुत सारे कोचिंग के गुर तो सिखाए गए हैं, साथ में हम लोगों के मन में एक मतलब ये था कि इधर खिलाड़ियों को बहुत देखा जा रहा है, बहुत सारी इंजरीज हो रही हैं। हमारे यहाँ बास्केटबॉल में एंकिल और नी की इंजरी तो बहुत हुई है, और या तो ये हो सकता है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से बच्चों की डाइट वाइट का नहीं ध्यान रखते, या और जो भी वजह हो वो आप लोग बेहतर जानते हैं। तो हम लोगों के मन में आया कि सर किसी को पता किया जाए किसकी हम लोग मदद ले सकते हैं। तो अभिनव ने आपके बारे में पता किया, बहुत खुशी हुई सर आपके बारे में जान के। हम सब लोग तहे दिल से सर आपका स्वागत करते हैं, और हम आपके आभारी भी हैं सर कि आपने इतना कठिन समय में आपके यहाँ ऐसी एक परिस्थिति जो अभी अभिनव ने बताया कोविड की हुई है, तो उसमें भी आप हम लोगों के लिए समय निकाल के आए हैं सर। ये हम लोगों के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है, और हम लोग आपके हृदय से आपके आभारी हैं सर। और हम लोग सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं वो जल्द से जल्द एकदम से ठीक होके फिर आप लोगों के साथ उसी तरह से रहेंगे। मैं सर आपसे प्रारंभ करने की आग्रह करने से पहले मैं अपने उत्तर प्रदेश के बास्केटबॉल के सचिव भूपेंद्र शाही जी से आग्रह करूंगा वो आपके स्वागत में 2 शब्द कहें, और फिर उसके बाद सर आप स्टार्ट करें। भूपी भाई प्लीज आइए सर। थैंक यू बेदी। डॉक्टर विक्रम शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत यूपी बास्केटबॉल कोचेज एसोसिएशन के क्लिनिक में स्वागत है। और मैं इस जैसे मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं तो मुझे लगा कि एक कोई नई चीज़ हम लोग को सीखने को मिलेगी, क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग खेलते थे तो हम लोग जैसे एंकल ट्विस्ट हुआ सबसे पहले कहते नमक के पानी से सिकाई करो, और आजकल सिकाई सबसे पहले मना किया जाता है कि सिकाई नहीं करना, पहले ठंडे से करो। तो नई टेक्निक जो आप बताएंगे वो हमें कोचेस को पता चलेगा, उसके उसके आगे उसको और लोग और प्लेयरों को बताएंगे लोग, और नई नई चीज़ें जो हम लोग को पता चलेगी उसको उससे इम्प्लीमेंट करके बच्चों को जो हमारे खिलाड़ी हैं नए उनको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जैसा सबने बताया कि भाई हमारे बास्केटबॉल में जो भी इंजरी होती है मेनली नी की, एंकल की और बैक पेन होता है। बैक पेन तो लगभग हर गेम में है, लेकिन नी और एंकल मेन जो है यहाँ पर होता है। तो उसके उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। विक्रम सर प्लीज आप स्टार्ट करें। विक्रम सर आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। विक्रम ये वो क्लोज है इनका माइक, डॉक्टर साहब का माइक क्लोज है। हाँ हाँ। सर आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर दें सर, आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही है। सर अपने फोटो पे आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन दिखाई देंगे यूपी कोचेज वेबिनार के बाद में, उसमें माइक्रोफोन वाला अनम्यूट कर दीजिए। नहीं अनम्यूट है सर का अनम्यूट है। सर मुझे लग रहा है ईयरफोन सर वॉइस क्लियर नहीं है, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ 1 मिनट। हम नीचे जा रहे हैं फोन करके कुछ
सर आप कुछ बोलिए तो थोड़ा सा क्लियर हो कि आपकी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। अभिनव जी उनका माइक्रोफोन ही अनम्यूट है, म्यूट है। नहीं नहीं, म्यूट नहीं है, दिखाई दे रहा है वो मुझे भी। अनम्यूट अभी किया था, फिर अनम्यूट हो अच्छा गया। आ, अच्छा 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 सर अच्छा। मुझे लग रहा है आपके ईयरफोन में, विक्रम सर मुझे लग रहा है आपके ईयरफोन में प्रॉब्लम है। ठीक से अंदर टक नहीं करने से भी हो जाता है। हाँ, वॉइस नहीं है सर, एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें सर। कई बार जनरली नेटवर्क की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, कई बार ठीक से माइक ना लगाओ तो भी, ईयरफोन ठीक से ना लगाओ तो भी। राकेश जी अपना माइक बंद कर लीजिए। अभी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ सर, अभी आ क्लियर रही है, अब आ आ रही रही है है। आवाज। फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है। अच्छा, एक मिनट। हाँ अभिनव जी, अब आ रहा है आवाज? यस सर, एकदम क्लियर आ रही है सर। चलिए ठीक है। वंस अगेन सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। प्लीज हाँ सर बिल्कुल। कंटिन्यू करें। ठीक है अभिनव जी, शाही जी और बेदी साहब, धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, उसको बेसिकली समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड शब्द है ये। स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में कुछ समझने का कोशिश करेंगे, जो बेसिक किस तरह के स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं, किस तरह से उनको पहचान सकते हैं और हम लोगों को क्या उसमें करना चाहिए, और प्राइमरी ट्रीटमेंट किस हिसाब से इसमें होता है। सो आई नीड टू शेयर द स्क्रीन। तो अभिनव जी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों यस को? सर, क्लियर, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो जैसा मैंने आज आप लोगों को बताया कि हम लोग बात करेंगे बास्केटबॉल स्पोर्ट्स साइंसेस के बारे में। स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक शब्द होता है जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इसके बारे में। तो कुछ चीज़ों को हम लोग टच करेंगे। क्या है कि बेसिक चीज़ों को शामिल करते करते भी ये प्रेजेंटेशन काफ़ी लंबा हो गया है, तो कहीं पे बीच बीच में मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा। किसी को कोई समस्या हो तो आप बीच में भी बता सकते हैं, नहीं तो एंड में हम लोग सवाल जवाब अपने लेंगे। तो आज आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है, स्पोर्ट्स इंजरीज बेसिक किस तरीके से होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फर्स्ट एड उसमें क्या क्या दी जानी चाहिए। स्पोर्ट्स मेडिसिन जब हम बोलते हैं तो हमको दो शब्दों का दिमाग में आता है। पहला चीज स्पोर्ट्स, दूसरा मेडिसिन। तो स्पोर्ट्स और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो होता है, मतलब खेल को मिलने वाला वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक सपोर्ट फॉर स्पोर्ट्स इज नोन एज स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये इसका एक मोटी मोटी परिभाषा होती है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज को कैसे मैनेज किया जाता है, एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, क्या स्पेसिफिक स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन, मतलब उसको किस किस्म का फिजियोथेरेपी दिया जाना चाहिए, इंजरी से बचाव कैसे हो सकता है कुछ फिटनेस टेक्निक से, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एक खिलाड़ी को अपने करियर के दौरान डिफरेंट साइकोलॉजिकल चेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में स्पोर्ट्स मेडिसिन के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको पता होना चाहिए।
न्यूट्रिशन किस तरह से खिलाड़ी की मदद कर सकता है। तो ये सारी चीजें एक स्पोर्ट्स मेडिसिन के ज्ञाता को, स्पोर्ट्स मेडिसिन के स्पेशलिस्ट को इसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को एक शब्द बोला, इनहेंसमेंट स्पेशलिस्ट। इनहेंसमेंट मतलब साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक ये मशीन होती है, इसको आइसोकाइनेटिक कहा जाता है, इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है इसको क्षमता को बढ़ाने में। डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी। VO2 मैक्स, VO2 मैक्स मतलब एक खिलाड़ी अपनी किस क्षमता पे मैक्सिमम ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है। एक क्रूड शब्दों में बात करें तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि यदि हम एक कार को 70 to 80 की स्पीड पे चलाते हैं तो हम उसका बेस्ट माइलेज निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है खिलाड़ी अपनी इंटेंसिटी को किस लेवल पे लेके जाए जिससे कि उसका ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन मैक्सिमम उसके शरीर में हो। तो इस टेक्निक के एवोल्यूशन जो होता है वो हम VO2 मैक्स के द्वारा कर सकते हैं। गेट एनालिसिस, उसके चलने का तरीका, पैर कैसे रखता है, क्रिकेटर्स वगैरह में इसका काफ़ी उपयोग होता है। पोस्चर मैट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हम लोग बात कर चुके हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी ब्रांच है। जस्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने स्लाइड्स इंक्लूड की हैं। स्पोर्ट्स लॉ, यदि कोई खिलाड़ी वाडा या नाडा के किसी प्रिंसिपल में, किसी नियम के तहत पकड़ा जाता है तो खिलाड़ी के अधिकार क्या होते हैं, इसके लिए जो लॉ से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको विशेष रूप से खिलाड़ी के संबंधित जो नियम होते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। एंटी डोपिंग एक्सपर्ट, जैसे मैं डोप कंट्रोल ऑफिसर हूँ BCCI के साथ में, तो एंटी डोपिंग एक्सपर्ट्स को डोपिंग नियम क्या है, क्या क्या दवाइयाँ प्रतिबंधित होती हैं ली जानी, जिनको लेने से किसी किस्म के नियम का उल्लंघन होता है, तो एंटी डोपिंग एक्सपर्ट्स को ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे पे, स्पोर्ट्स इंजरीज। तो स्पोर्ट्स इंजरीज को हम सामान्य भाषा में बोलें तो खेल के दौरान लगने वाली चोटें, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, परंतु एग्जैक्टली स्पोर्ट्स इंजरी का मतलब क्या होता है वो हम समझने का कोशिश करते हैं। 3 तरह की स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं। टिपिकल स्पोर्ट्स इंजरी जो खेल के दौरान लग सकती हैं, लाइफ स्टाइल स्पोर्ट्स इंजरी जो किसी दिनचर्या की एक्टिविटी के दौरान लग सकती हैं, और ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज इंजरीज मतलब जब हम अपने शरीर को उसकी क्षमता से ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे कि टेनिस एल्बो एक ओवर यूज इंजरी होती है। एक शब्द और होता है जो आप लोगों को शायद पता होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी खिलाड़ी ने किसी स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट करवाया है तो इस शब्द से आपका वास्ता पड़ेगा। इसको बोला जाता है आर्थ्रोस्कोपी, मतलब दूरबीन से जोड़ रोगों की चिकित्सा। तो बेसिकली मैं भी एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, मतलब हम लोग दूरबीन के द्वारा जोड़ के जो लिगामेंट्स और चीज़ों और जो एलिमेंट्स होते हैं उनका इलाज करते हैं। ये टेक्निक इसलिए आई क्योंकि खिलाड़ी को अपने स्पोर्ट्स कैरियर पे बहुत जल्दी रीगेन करना होता है। तो आप पूरा जब जोड़ को खोल के उसका सर्जरी करते हैं तो उसका प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाता, रिटर्न टू स्पोर्ट्स नहीं हो पाता, इसलिए आर्थ्रोस्कोपी का डेवलपमेंट हुआ। स्पोर्ट्स इंजरी खेल के दौरान, टिपिकल खेल के दौरान लगने वाली चोटें। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जिनको इंजरीज हो चुका है, टाइगर वुड्स के एंटी क्रूशिएट लिगामेंट, घुटने के लिगामेंट की सर्जरी हो चुकी है। जवागल श्रीनाथ के कंधे के जोड़ का सर्जरी हो चुका है। मैंने आप लोगों को एक टर्म और बोला, लाइफ स्टाइल इंजरी। तो शाहरुख खान के कंधे में एक स्टंट दिखाते टाइम रोटेटर कफ का एक जो मांसपेशी होती है उसकी चोट लगी थी। तो कहने का मतलब यह है कि दिनचर्या के जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उसके दौरान भी स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं। ये सारी पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, किसान खेत में पानी देने गया, उसका पैर ट्विस्ट हुआ, उसको स्पोर्ट्स इंजरी हो सकता है। 2 व्हीलर से जाते टाइम यदि कोई पैर में स्लिप हुआ तो स्पोर्ट्स इंजरी उसमें हो सकता है। अब स्पोर्ट्स इंजरी किस तरीके की होती हैं, सीधा चोट लगे या फिर किसी किस्म का इनडायरेक्ट स्पोर्ट्स इंजरी। ओवर यूज स्पोर्ट्स इंजरीज हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे कि टेनिस एल्बो। फर्स्ट एड को थोड़ा सा टच करेंगे, उसके बाद जैसा आप लोगों ने बोला था कि घुटना, एंकल और बैक के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आई थिंक शाही साहब ने बोला था, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी चोट लगता है तो आप लोगों को क्या करना है, राइस प्रोटोकॉल, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। मतलब जो चोट ग्रस्त एरिया है उसको आपको रेस्ट देना है। आपको अपने खिलाड़ी को ये नहीं बोलना है कि दौड़ के बता, जंप लेके बता, किन केसेस में वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आइस सबसे जो जरूरी चीज़ है जो किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड पे होनी चाहिए वो होती है आइस, मतलब बर्फ का अरेंजमेंट
हर स्पोर्ट्स फील्ड पे होना चाहिए। तो आइस एप्लीकेशन, कंप्रेशन। जब भी चोट लगती है तो कुछ अंदरूनी ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग को कंप्रेशन करना चाहिए, जिससे कि वो ब्लीडिंग बढ़े नहीं। तो किसी भी क्रेप बैंडेज से या सामान्य पट्टी से उसको कंप्रेशन किया जा सकता है। एलिवेशन, उस हिस्से को हमको सामान्य हार्ट के लेवल से उठा के रखना चाहिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। किसी तकिए पे रख सकते हैं या किसी और ऊंची चीज पे उसे रखा जाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ये भी शाही साहब ने अपने उसमें बताया था, बात कर रहे थे वो, कि पहले कुछ बोला जाता था कि गर्म पानी लगाना चाहिए। गर्म पानी का उपयोग एक्यूट इंजरी में, मतलब 24 से 72 घंटे के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। ये प्रिंसिपल बहुत पुराना प्रिंसिपल है, परंतु कई बार अनभिज्ञता के कारण हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जब भी खिलाड़ी को चोट लगती है, इमीडिएटली आपको हीट एप्लीकेशन नहीं करना है। एल्कोहल, एल्कोहल मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें अल्कोहल उनका इंग्रेडिएंट होता है। मतलब जैसे आपने कोई ऑइंटमेंट लगाया, कोई मसाज किया, कोई ट्यूब लगाया, तो उससे उस एरिया में गर्मी पैदा होती है, जो कि आप लोगों को नहीं करना है इनिशियल 24 से 72 घंटे के दौरान। एक्सरसाइज नहीं करनी है, मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि उस एरिया को आपको रेस्ट देना है, और मसाज नहीं करना है, किसी किस्म का मालिश आपको नहीं करना है। तो ये एक स्टैंडर्ड फर्स्ट एड प्रिंसिपल है जो कि आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। मैं बात कर चुका हूँ इस बारे में। बर्फ और कुछ आपके पास में हो या नहीं हो, बर्फ सबसे जरूरी चीज है जो कि एक स्पोर्ट्स फील्ड पे होनी चाहिए। यदि कभी चोट कुछ ज्यादा हो, जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है, तो आप लोगों को एक साफ कपड़े से उस ब्लीडिंग एरिया को दबाना चाहिए। यदि वो एरिया डिफॉर्म्ड है, आपको ये लगता है कि हड्डी टूट गई है, बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी है, तो अपने स्तर पे उसको खींच के सीधा करना और इस तरह के प्रयास आपको नहीं करने चाहिए। ब्लीडिंग, अच्छे से अच्छा ब्लीडिंग भी यदि आप साफ कपड़े से उसको कंप्रेशन देते हैं तो वो बंद हो सकता है। तो लगातार उस पर कंप्रेशन आपको देना चाहिए। यदि डिफॉर्मिटी आपको दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हड्डी में कोई चोट हो चुकी है, तो स्प्लिंट से, मतलब आपके पास में कोई तकिया है या कोई ऐसा स्टिक है, उससे आप उस एरिया को लूजली बांध के उसको अप्रोप्रिएट जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, तो इसको हम लोग स्प्लिंटिंग बोलते हैं। तो डिफरेंट, जो भी आपके पास में कोई साफ चीज अवेलेबल है उसको बांध के आप स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि यदि आपको कोई डिफॉर्मिटी दिख रही है, जैसे ये होता है जर्सी फिंगर, कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल के दौरान भी दूसरे के उसकी जर्सी पे हाथ लगता है, तो इस किस्म का उंगली का डिसलोकेशन हो सकता है। कभी भी खींच तान के उसको बैठाने का कोशिश नहीं करें अपने स्तर पे, क्योंकि ऐसा करने से उसके खिलाड़ी का जो नर्व या आर्टरी है वो हड्डियों के बीच में अटक सकती है और किसी किस्म का परमानेंट डैमेज उसमें हो सकता है। लास्ट चीज, फर्स्ट एड में यदि कोई बहुत ही सीवियर इंजरी होती है, सपोज कोई खिलाड़ी पोल से टकरा जाता है, आपस में भिड़ जाते हैं, हार्ड चीज से टकरा जाता है और अपने को लगता है कोई सीवियर इंजरी हो गई, स्पाइन में इंजरी हो गई, तो लॉग रोलिंग, मतलब उसको उठा के स्ट्रेचर पर रखने का बहुत स्पेसिफिक तरीका होता है। ऐसे नहीं है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आपने उसको किसी बोरे की तरह से उठाया हुआ है। यदि ऐसा उठाते हैं तो जो उसको इंजरी नहीं है वो इंजरी उसको हो सकती है। आइडियली इस तरीके से 4 लोगों को पकड़ के कम से कम उसको उठाना चाहिए, गर्दन को, बैक को पूरा सपोर्ट देके। इस चीज को बोला जाता है लॉग रोलिंग। तो अब तक हम लोगों ने समझा किस तरह से फर्स्ट एड एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी में हम लोगों को दिया जाना चाहिए। जो मेन इंजरीज होती हैं बास्केटबॉल की यदि हम बात करें, तो एंकल स्प्रेन बहुत कॉमन होता है, नी इंजरीज, लिगामेंट के टियर्स काफी कॉमन होते हैं, मसल में स्ट्रेन्स हो सकते हैं, बैकएक हो सकता है, शोल्डर, क्योंकि बास्केटबॉल भी एक थ्रोइंग स्पोर्ट्स होता है तो शोल्डर का भी काफी उपयोग होता है, तो शोल्डर में इंजरीज काफी कॉमन होते हैं। कंकशन, स्पाइनल इंजरीज, यदि कोई डायरेक्ट हिट होता है तो इस विषय में कंकशन और स्पाइनल के बारे में ज्यादा बात डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे। आज जिन चीजों को हम लोग टच करेंगे, लिगामेंट इंजरी, तो यदि अब शुरुआत हम करते हैं नी का स्पोर्ट्स इंजरी से। शुरुआत हम लोग करते हैं नी की स्पोर्ट्स इंजरी से। बात करेंगे लिगामेंट इंजरी, कार्टिलेज, मसल टियर स्प्रेन्स, ओवरयूज इंजरीज, और बच्चों में एक टिपिकल इंजरी होती है ऑस्गुड स्केल्टर, उसको जस्ट हम थोड़ा सा टच करेंगे। अभिनव जी एंड एवरीवन, आई थिंक आई एम स्मूथ। आवाज आ रही है सब लोगों को? क्लियर, एकदम क्लियर है सर, एवरीथिंग इज स्मूथ। अच्छा, फर्स्ट क्लास आवाज है। ठीक।
तो अभी हम लोग बात करते हैं, इंजरीज को समझने से पहले हमको एक नी का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये नी का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग देखते हैं एक जांघ का हड्डी है ऊपर जिस पे मेरा कर्सर है, नीचे पैर का हड्डी है, लेग बोन जिसे बोला जाता है। ये जो चिकनी सरफेस आप देख रहे हैं जिस पे मेरा कर्सर चल रहा है, इसे बोला जाता है कार्टिलेज। तो हम लोग जो बोलते हैं ओल्ड एज में हड्डी घिस गया, बढ़ गई, तो वो सारी चीजें कार्टिलेज संबंधित प्रॉब्लम होती है। मतलब इसके ऊपर जो खरोंचें लग जाती हैं उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस और डिफरेंट टर्म से एड्रेस करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये इलास्टिक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बीच में दो लिगामेंट होते हैं, ऐसे दो लिगामेंट साइड में होते हैं, इनको हम लोग कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। ये जो आपको सी शेप्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है, इनको कहते हैं मेनिस्कस या कुशन। तो सामान्यतः जो घुटने की इंजरीज होती है वो होती है लिगामेंट का इंजरी, या फिर ये जो कुशन होता है मेनिस्कस, इसका इंजरी। ये एक छोटा सा एनिमेशन है, इसको देखिए आप लोग। तो ये घुटने का स्ट्रक्चर है। ये जो साइड के लिगामेंट हैं ये साइडवेज स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होते हैं, इनको बोला जाता है कोलेटरल लिगामेंट। ऐसे ही घुटने के ठीक बीच में दो लिगामेंट होते हैं, इनको बोला जाता है क्रूशिएट लिगामेंट। तो सबसे ज्यादा जो इंजरी होती है वो इन क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होती है। इलास्टिक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, आगे का लिगामेंट एसीएल, इसका काम होता है जोड़ को स्थिरता देना। यदि ये लिगामेंट टूट गया तो पैर का हड्डी एक्सेसिवली फॉरवर्ड मूव होता है। किस तरह की इंजरीज में ये टूट सकता है? फुटबॉल में बहुत कॉमन होता है, आपका पैर स्थिर है और शरीर इस तरीके से घूम रहा है, जैसे कि सॉकर खिलाड़ी के आप देखेंगे, इसका पैर स्थिर है और आप देखेंगे शरीर इसका इस स्थिर पैर पे ट्विस्ट हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो एक इलास्टिक जैसे लिगामेंट है वो ओवर स्ट्रेच हो जाता है। जैसे हम लोगों ने इलास्टिक को ज्यादा खींच दिया, वो बेकार हो गई। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है लिगामेंट की इंजरी। बास्केटबॉल में भी बहुत कॉमन होती है, खिलाड़ी लंबे होते हैं इसलिए भी लिगामेंट इंजरी के लिए प्रोन होते हैं। ये सारी इंजरीज मैंने एनबीए के यूट्यूब साइट से लिया है। तो ट्विस्टिंग हुआ, अब ये खिलाड़ी को लैंड करते टाइम प्रॉपर इनका टेक्निक प्रॉपर नहीं था, कंडीशनिंग प्रॉपर नहीं था, तो लैंड करते टाइम ये ट्विस्टिंग हुआ और रिजल्ट वाज लिगामेंट इंजरी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि घुटने के लिगामेंट का जो इंजरी होता है वो बहुत कॉमन होता है, जहां भी ट्विस्टिंग होता है। डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट मतलब पैर ट्विस्ट हो गया बिना किसी खिलाड़ी के कांटेक्ट के, या डायरेक्ट हो सकता है कि कोई खिलाड़ी टकराया, जैसे कि कुछ इंसिडेंट्स में हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने ये समझा कि जहाँ पे ट्विस्टिंग होती है ये घुटने के लिगामेंट के इंजरी का एक मुख्य कारण होता है। तो जब भी ऐसा कोई एक्सेसिव ट्विस्टिंग हो, आपके दिमाग में ये घंटी बजना चाहिए, ये सवाल उठना चाहिए कि कहीं पे लिगामेंट का इंजरी उसमें हो सकता है। क्या लक्षण है? यदि इंजरी होने के बाद में इस किस्म का सूजन देखने को मिलता है 2 से 4 घंटे के भीतर भीतर, तो 70% चांसेस इस बात के हैं कि खिलाड़ी के घुटने का लिगामेंट स्पेसिफिकली एसीएल टूट चुका है। तो यदि कोई खिलाड़ी आपको ये हिस्ट्री देता है कि खेल के दौरान उसको चोट लगी, आप उससे पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा सूजन आया था, क्या ह्यूज स्वेलिंग आई थी, यदि बोलते हैं हाँ, तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेरी उठनी चाहिए, एक सवाल उठना चाहिए कि उस खिलाड़ी के घुटने का लिगामेंट इंजरी हो सकती है। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, आइस एप्लीकेशन, कंप्रेशन, इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन मतलब फील्ड में जो भी ब्रेस वगैरह आपके पास में अवेलेबल है उससे उसको इमोबिलाइज करवा सकते हैं। यदि इस किस्म का सूजन उस खिलाड़ी के घुटने में आता है और आप लोगों को ये लगता है कि इंजरी का जो एक्सटेंट है वो काफी अधिक है, जस्ट अ मिनट, तो यदि आप लोगों को ये लगता है कि उसका इंजरी का जो एक्सटेंट है, ट्विस्टिंग बहुत अधिक है, तो ये आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि उसको लिगामेंट इंजरी हो सकती है। क्या सिम्टम होते हैं? हीमोआर्थोसिस। हीमोआर्थोसिस हम लोगों ने देखा, ये जो बहुत ज्यादा सूजन है ये बेसिकली ब्लड जमा होता है जॉइंट में, इस कंडीशन को बोला जाता है हीमोआर्थोसिस। तो यदि इमीडिएटली ऐसा सूजन आती है, लिगामेंट टियर का लक्षण है। इंस्टेबिलिटी,
यदि खिलाड़ी ने बिना सहारे के खड़े होने का कोशिश किया और दोबारा लचक आई, दोबारा गिर गया या गिरने का डर लगा, तो इस लक्षण को बोला जाता है इंस्टेबिलिटी ऑलमोस्ट कंफर्मेटिव ऑफ अ लिगामेंट टियर। ऐसा होता है तो आप ये मानिए कि उस खिलाड़ी को लगभग पक्का है कि उसके घुटने का लिगामेंट टूट चुका है। लॉकिंग, यदि वो ये बोलता है कि उसका घुटना अटक रहा है, तो इसका मतलब लिगामेंट या गद्दी मेनिस्कस का इंजरी उसको हो सकता है। क्रोनिक टीयर्स में क्या सिम्टम होते हैं? क्रोनिक मतलब सपोज आपके पास में कोई खिलाड़ी ऐसा आता है जो बोलता है कि मुझे 1 साल पहले ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ था, तो उसके क्या लक्षण होंगे? इंस्टेबिलिटी, मतलब वो ये बोलेगा पैर किसी उबड़ खाबड़ जगह पे पड़ता है तो मुझे गिरने का डर लगता है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मुझे उस घुटने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना दूसरे घुटने में है। वीकनेस होगा, उसको कमजोरी महसूस होगी। एट्रोफी, मतलब उसका थाई जो है सामान्य घुटने से वो थाई थोड़ा सा पतला हो सकता है। बहुत ज्यादा जो पुराने केसेस हैं उनमें पेन हो सकता है, सीढ़ी से उतरने में, रैंप से उतरने में टिपिकल दर्द हो सकता है। तो ये सारी चीजें पुराने एसीएल एंटी क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी के कारण हो सकते हैं। बास्केटबॉल में एनबीए के लेवल पे, नेशनल लेवल पे हम लोगों के पास बहुत स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं जिनके की एंटी क्रूशिएट लिगामेंट का इंजरी हमको मिलता है, तो ये इंजरी काफी कॉमन होता है। क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए? यदि मामूली चोट है और लो डिमांडिंग नी है, तो आप लोगों के मतलब खिलाड़ी के केस में ये लो डिमांडिंग नी नहीं होता है। लो डिमांडिंग मतलब यदि कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है और उसके लिगामेंट में मामूली चोट है, तो हम कुछ फिजियोथेरेपी से उसको ताकत देने का कोशिश कर सकते हैं। परंतु यदि लिगामेंट में ज़्यादा टूट है और किसी खिलाड़ी का वो घुटना है या किसी ऐसे व्यक्ति का घुटना है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो केस में हम लोगों को आर्थ्रोस्कोपी, जो मैंने आप लोगों को बताया था, उससे इलाज करके ये लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन मतलब सर्जरी के द्वारा ही उसे ठीक करना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोगों को जानना चाहिए कि बच्चों में जब भी ये लिगामेंट का इंजरी होती है तो साथ में एक हड्डी का टुकड़ा भी उनको उखड़ सकता है जहाँ पे वो लिगामेंट जुड़ा हुआ होता है, उसको बोला जाता है अवल्जन फ्रैक्चर। मेडिकल लोगों के लिए ये जानकारी ज़्यादा उपयोगी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को जानना चाहिए कि फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन में घुटने के लिगामेंट का इंजरी 2 से 8 गुना तक अधिक होता है। तो बहुत सारे कारण उसमें होते हैं। एक स्पेसिफिक कारण होता है लैंडिंग टेक्निक भी, क्योंकि जो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन होती हैं वो, उनको शुरुआत से जंपिंग और सारी चीज़ें सोशल स्टिग्मा की वजह से भी ये बोला जाता है या उनकी आदत में होता है कि ऐसे घुटनों को मिला के लैंड करना। तो ये बहुत ही रॉन्ग लैंडिंग टेक्निक होती है। यदि कोई खिलाड़ी इस तरीके से लैंड करता है, उसके घुटने के लिगामेंट की इंजरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जो बहुत पुराने इंजरीज होती हैं या फिर जंप करने के बाद में जो हील लैंडर्स होते हैं, मतलब जो अपने फुट पे लैंड नहीं करते, अपने हील पे लैंड करते हैं, उनको घुटने की घिसावट की वजह से नी पेन काफ़ी कॉमन होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। क्या इलाज दिया जाना चाहिए? कुछ दवाइयाँ होती हैं जिन्हें हम कोलेजन पेप्टाइड कहते हैं। इनसे यदि उसको फ़ायदा नहीं मिलता है तो स्टेम सेल के कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिनको हम लोग पीआरपी बोलते हैं, उसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, या फिर आर्थ्रोस्कोपी से हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। एक बच्चों में बहुत कॉमन कंडीशन होती है जहाँ भी जंपिंग स्पोर्ट्स होते हैं, ऑसगुड स्केल्टर्स को बोला जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये घुटने के नीचे के हिस्से में ये बड़ा उभार, क्योंकि बच्चे की हड्डी जो बढ़ती हुई होती है, तो जो भी जंपिंग स्पोर्ट्स होते हैं उसमें ये हिस्सा थोड़ा सा लूज हो सकता है। क्या करना होता है? बहुत कुछ स्पेसिफिक नहीं करना होता। एक्सरे के अंदर इसका डायग्नोसिस हो सकता है। फिजियोथेरेपी मतलब उसका क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा, जो फ्रंट मसल है, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको रेस्ट देना चाहिए, कुछ इमोबिलाइजेशन या ब्रेसेस उसको देना चाहिए। थोड़े टाइम उसे ऑफ स्पोर्ट्स आप लोगों को रखना पड़ेगा या रखना चाहिए। जंपर्स नी बास्केटबॉल में बहुत कॉमन होता है। मसल्स, क्योंकि बार बार एब्रेजन होता है, तो घुटने के ये जो नीचे का हिस्सा होता है, ये प्री पटलर टेंडन मतलब नी कैप से नीचे जो लिगामेंट का हिस्सा होता है जो कि हड्डी पे जुड़ता है, ये बार बार रगड़ता है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन मतलब सूजन जैसा हो सकता है। कंडीशन को बोला जाता है जंपर्स नी। रैकेट स्पोर्ट्स में काफ़ी कॉमन होता है और बास्केटबॉल में भी काफ़ी कॉमन होता है। टिपिकल ट्रीटमेंट
इसेंट्रिक लोडिंग, ये एक स्पेसिफिक तरीका है स्ट्रेच करने का। जैसा आप देख सकते हैं ये स्लांट बोर्ड पे उसका स्ट्रेचिंग होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों के साथ में बहुत सीवियर केसेस में हम लोग पीआरपी का इंजेक्शन मतलब स्टेम सेल का थेरेपी भी इसमें दे सकते हैं। एंकल स्प्रेन आप सभी लोगों का पाला एंकल स्प्रेन से पड़ता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी किस्म से हो सकता है। जनरली इंटरनल इन्वर्जन मतलब जो एंकल है वो अंदर की तरफ घूमता है, ये कॉमनेस्ट एंकल की इंजरी होती है। बास्केटबॉल में बहुत कॉमन होता है, डायरेक्ट हिट की वजह से हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट ट्विस्टिंग की वजह से ये हो सकता है। तो क्या होगा, एंकल मुड़ा, आप लोगों ने देखा लिगामेंट मतलब हड्डी को आपस में जोड़ने वाले जो मांस के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको लिगामेंट बोला जाता है। एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हुआ, लिगामेंट ज्यादा खिंचा, टूट गया, कंडीशन इज नोन एज एंकल स्प्रेन। कॉमनेस्ट जो लिगामेंट इसमें टियर होता है उसको बोला जाता है एटीएफएल, जो पहला लिगामेंट इसमें टूटता है। अब किस तरीके से आप उसे असेस करेंगे? यदि बहुत माइनर स्प्रेन है, मतलब खिलाड़ी का मामूली एंकल ट्विस्ट हुआ है, हल्का सा दर्द है, हल्का सा डिस्कम्फर्ट है, कोई कलर चेंजेस नहीं है, तो ये ग्रेड 1 माइनर स्प्रेन की कैटेगरी में माना जाता है। तो ग्रेड 1 स्प्रेन में खिलाड़ी कोई टेपिंग करके क्रेप बैंडेज बांध के अपना स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर सकता है, उसमें उसको बिल्कुल आपको पूरा रेस्ट देने का जरूरत नहीं है। ग्रेड 2 यदि आपको सूजन वहां पे देखने को मिलता है और खिलाड़ी को वजन लेने में दिक्कत आता है तो ये ग्रेड 2 है। इसके बाद में आपको उसको बहुत ज्यादा इमीडिएट स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट नहीं करना चाहिए। ग्रेड 3 मतलब ऐसा सूजन आपको दिख रहा है जैसे कि इस पिक्चर में एविडेंट है, कलर चेंजेस दिखता है। कलर चेंजेस मतलब लाल हो जाता है, नीला हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उसको ब्लीडिंग हुआ है सॉफ्ट टिश्यू में। ये कंडीशन में किसी भी तरह से आपको उसको ये प्रमोट नहीं करना चाहिए कि दौड़ के बता, खेल के बता। ये मैं आप लोगों को इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार हम लोगों में मतलब डॉक्टर्स में, कोचेस में, फिजियोथेरेपिस्ट में ये कम्युनिकेशन गैप रहता है शायद, कि कितने खिलाड़ी आते हैं वो बोलते हैं कि सर ऐसा इंजरी हुआ और हमारे कोच साहब ने ये बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, दौड़ के बता, जंप करके बता। यदि इतना ज़्यादा सीवियर वो इंजरी होती है तो हम लोगों को ऐसा करने से रिफ्रेन करना चाहिए, नहीं तो उस खिलाड़ी का जो स्पोर्ट्स कैरियर है उस पर परमानेंट डैमेज हो सकता है। हो सकता है लिगामेंट पूरा नहीं टूटा हो और अपन लोगों ने उसको ये बोला कि कंटिन्यू करो, यदि इतना कलर चेंजेस है, इतना सूजन है, तो उसको डैमेजेस हो सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट? अगेन रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन। तो आपको रेस्ट देना है, आइस लगाना है, एंकल ब्रेस जैसे इसमें बताया हुआ है उससे आपको उसको रेस्ट देना है, इमोबिलाइजेशन देना है। ये सारे मेडिकल ट्रीटमेंट हैं। आइडियली जब भी एंकल का स्प्रेन सीवियर होता है तो कम से कम 3 वीक का इमोबिलाइजेशन होना चाहिए, या तो ब्रेस की मदद से या फिर जैसा प्लास्टर होता है उसकी मदद से। उसके पहले यदि रिटर्न टू स्पोर्ट्स किया जाता है तो उसको खिलाड़ी को री इंजरी मतलब वो बार बार एंकल स्प्रेन होगा। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि घुटने के लिगामेंट की समझ तो अब काफी लोगों में आ गई है, परंतु एंकल अभी भी बहुत मिसअंडरस्टूड लिगामेंट है। तो क्या होता है, 3 वीक के बाद में खिलाड़ी को बोल दिया जाता है कंप्लीट लिगामेंट टूटा है, खेलना शुरू कर दे। उसने थोड़े दिन खेला, दोबारा लिगामेंट में इंजरी हो गई। तो रिटर्न टू स्पोर्ट्स एंकल स्प्रेन के मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप ये मान लीजिए खिलाड़ी की क्षमता वापस 0 पे पहुंच गई तो आपको उसको पूरा स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग सब करना पड़ेगा और रिटर्न टू स्पोर्ट्स हैज़ टू बी वेरी ग्रेजुअल। उसको एजिलिटी ट्रेनिंग और सारी चीज़ें आप लोगों को देनी पड़ेंगी। बहुत रेयर केसेस में एंकल के लिगामेंट की सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है। टीए को मैं स्किप करूंगा, जस्ट ये पीछे का लिगामेंट होता है, एंकल के पीछे का लिगामेंट। बास्केटबॉल में बहुत कॉमन नहीं होता इसलिए इसको मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम, जहाँ भी रनिंग स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे थाई के साइड में एक मांस का बैंड होता है, बार बार रगड़ता है, तो इसमें कई बार दर्द हो सकता है। ये किसी किस्म का इंजरी नहीं होता, ये एक किस्म की ओवर यूज इंजरी मानी जाती है। मतलब यदि किसी दिन आपने बहुत हार्ड सरफेस पे अचानक से अपना इंटेंसिटी बढ़ा दिया, ज़्यादा ट्रेनिंग कर दिया, तो इलियोटिबियल बैंड में डैमेजेस हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी और कई बार लोकल इंजेक्शन से इसका समाधान किया जाता है। शिन स्प्लिंट, पंजे के
लेग के आगे के हिस्से में दर्द होना, जिन लोगों में कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं विटामिन डी का, B12 का, उनमें ये कॉमन होता है। और अगेन आप अपना इंटेंसिटी अचानक से बढ़ाते हैं, ट्रेनिंग का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ाते हैं, तो आप लोगों को शिन पेन हो सकता है। स्ट्रेचिंग के द्वारा, प्रॉपर स्ट्रेचिंग के द्वारा इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। और यदि फ्रीक्वेंटली होता है तो फिर उन केसेस में विटामिन डी का टेस्टिंग भी होना चाहिए। प्लांटर फेशियाइटिस, एडी के निचले हिस्से में दर्द होना, यदि शू में कोई प्रॉब्लम है उससे हो सकता है, ओवर यूज की वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण इसके होते हैं। तो ये केसेस में फिजियोथेरेपी, इंसोल को चेंज करना और कुछ लोकल मसाज के द्वारा इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। टॉक के लास्ट हिस्से में हम लोग बात करेंगे शोल्डर का स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। शोल्डर स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं, क्योंकि जैसे थ्रोइंग होता है वैसे ही इसके अंदर भी, बास्केटबॉल में भी एक्टिविटी होती है। कंधे का सामान्य स्ट्रक्चर है, स्लाइड्स थोड़ा सा जल्दी स्किप हो गई हैं, तो बात करते हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट। तो जो पहली कंधे की प्रॉब्लम होती है वो होती है इंस्टेबिलिटी, मतलब कंधे का बार बार उतरना। जैसे आप देख रहे हैं ये खिलाड़ी डायरेक्ट इसको हिट हुआ, ये फ्लोर पे गिरा, कंधे के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट हुआ, रिजल्ट क्या होता है, कंधा उतर सकता है। सामान्य भाषा में इसे बोला जाता है कंधे का उतरना, मेडिकल टर्म है शोल्डर इंस्टेबिलिटी। पावर पॉइंट में कुछ गड़बड़ है तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग वैसे ही समझने का कोशिश करेंगे। क्या पैथोलॉजी होती है, जोड़ के अंदर एक झिल्ली होती है। झिल्ली मतलब शोल्डर जॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मतलब सॉकेट के ऊपर एक बॉल जैसा रखा हुआ होता है, तो सॉकेट छोटा होता है और बॉल बड़ी होती है। तो इसलिए ये जो देख रहे हैं इसमें ये तो हड्डी है और इसके चारों तरफ ये मांस का कवरिंग है। मांस का कवरिंग इसलिए होता है जिससे कि ये बड़ी बॉल को अपनी जगह पे रख पाए। जब भी कंधा उतरता है तो ये आप देख रहे हैं ये हड्डी से मांस उखड़ जाता है। तो ये एक मेडिकली मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस लीजन से जब भी अंदरूनी चोट होती है इसको बोला जाता है इंस्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर। क्या किया जाएगा इसके अंदर, यदि रिकरेंट डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर है, यदि उस खिलाड़ी का कंधा बार बार उतरता है तो उसको दूरबीन से उसका इलाज किया जाएगा। दूरबीन से इलाज के लिए उसमें कुछ एंकर लगाए जाते हैं जिससे उस मांस को वापस अपनी जगह पे पहुंचाया जाता है। यदि रिकरेंट डिस्लोकेशन है तो किसी किस्म का फिजियोथेरेपी उसको मदद नहीं करेगा, उसको 100% सर्जरी में जाना पड़ेगा। रोटेटर कफ एक मांस का कवरिंग होता है शोल्डर में, जो कि हर थ्रोइंग स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अधिकतर लोग चाहे वो जिम्नेजियम में स्ट्रेंथनिंग करें या फील्ड में स्ट्रेंथनिंग करें, वो क्या करते हैं डेल्टॉइड पे, पेक्टोरल्स पे, इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए। रोटेटर कफ पे जनरली काम नहीं किया जाता, जबकि हर किस्म के थ्रोइंग स्पोर्ट्स में रोटेटर कफ सबसे ज़रूरी मांसपेशी का एक ग्रुप होता है। तो पहली चीज़ सुबीर जी इस बारे में शायद टच करेंगे कि रोटेटर कफ का स्ट्रेंथनिंग पे किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। इसी से एक खिलाड़ी अपनी थ्रोइंग की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकता है, इंजरी से को प्रिवेंट भी कर सकता है। तो पहली चीज़ उसका स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। यदि रोटेटर कफ में इंजरी हुई है और माइल्ड इंजरी है तो कुछ दवाइयों के द्वारा, स्ट्रेंथनिंग के द्वारा, स्टेम सेल के इंजेक्शन के द्वारा, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन से उसको सुधार उसमें लाया जा सकता है। यदि रोटेटर कफ में कंप्लीट टियर है, वो केसेस में जैसे आप लोगों ने देखा, ये पिक्चर में मैंने ये बताने का कोशिश किया है कुछ इमेजेस से, कि फिर दूरबीन से फटे हुए हिस्से को दोबारा हड्डी से जोड़ के कुछ एंकर्स के द्वारा हम वो प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस बारे में शायद मैंने स्लाइड नहीं बताया, मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ कि रोटेटर कफ इंजरी के लक्षण क्या होते हैं। हम लोगों ने दो प्रॉब्लम के बारे में बात किया। पहला इंस्टेबिलिटी, कंधे का बार बार उतरना बहुत एविडेंट है। कोई भी खिलाड़ी ये बोलता है कि थ्रोइंग मूवमेंट में उसको या तो दिक्कत आती है, उसको डर लगता है, या उसका कंधा उतर जाता है। तो वो केस में क्लियर सिम्टम है, आपको उसको जो भी आपके लोकल डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया जाना चाहिए, MRI उसका होना चाहिए
और वो डायग्नोसिस कंफर्म होना चाहिए। रोटेटर कफ के क्या लक्षण होते हैं? वो खिलाड़ी को थ्रोइंग स्पोर्ट्स के अंदर वीकनेस महसूस होगा, ओवरहेड एक्टिविटीज में दर्द होगा। ओवरहेड एक्टिविटीज मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसमें उसका हाथ कंधे से ऊपर जाता है, उसको वीकनेस महसूस होगी। और एक टिपिकल सिम्टम होता है नाइट इंक्रीज ऑफ पेन, वो खिलाड़ी को रात को दर्द में बढ़ोतरी होगी। यदि ये सिम्टम होते हैं तो आप लोगों के दिमाग में इसकी शंका होनी चाहिए कि रोटेटर कफ का उसको दिक्कत हो सकता है, और अप्रोप्रिएट जो भी डॉक्टर आपके अवेलेबल हैं उनसे आप लोगों को कनेक्ट उसके बारे में करना चाहिए। नहीं तो वो खिलाड़ी कभी भी अपनी जो पुरानी क्षमता है उसको हासिल नहीं कर पाएगा। टेनिस एल्बो भी काफ़ी कॉमन होता है, जिनमें डेफिशिएंसीज होती हैं उनमें कॉमन होता है। एक किस्म का ओवर यूज इंजरी होती है। टिपिकल हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं वो कोहनी के इस हिस्से में जुड़ती हैं, जैसे मैंने कर्सर से बताया है आप लोगों को। कुछ स्ट्रेचिंग के द्वारा, स्ट्रेंथनिंग के द्वारा, जो आर्म के एक्सटेंसर्स होते हैं, एक्सटेंसर मसल के स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग के द्वारा इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ करें, स्ट्रेच करें। यदि ज़्यादा दिक्कत है तो ये टेनिस एल्बो ब्रेस होता है, इसको हम लोग को एल्बो के ठीक ऊपर नहीं बांधना होता, उससे थोड़ा सा मतलब 3 से 4 उंगल नीचे बांधना होता है। ये कॉमन मिस्टेक होती है। फिजियोथेरेपी की कुछ मॉडलिटीज एंड पीआरपी मतलब स्टेम सेल के इंजेक्शन के द्वारा, और बहुत ही रेयर केसेस में सर्जरी के द्वारा इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। ये कुछ मेरी स्वीट मेमोरीज हैं व्हेन आई ट्रीटेड ब्रैड हॉग, वन ऑफ द क्रिकेट प्लेयर। तो ये मेरा आखिरी स्लाइड था, और इस स्लाइड का मतलब ये है कि मेरा जो हम लोग जो स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसमें हम लोग ये कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए कि लाइफ इज अ स्पोर्ट्स एंड यू आर ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल तो कृष्ण जी हुआ करते थे। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो जो सामान्य दिनचर्या है वो भी किसी स्पोर्ट्स से कम नहीं है। तो एक सामान्य व्यक्ति को भी स्पोर्ट्स इंजरी लग सकती है, और उसको भी उस स्पोर्ट्स इंजरी को उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना आप लोगों को लेना चाहिए। तो ये मेरा लास्ट स्लाइड था, और आप लोग अब जो भी सवाल हैं आप लोग उसको पूछने के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच विक्रम सर। हमारे ऑलरेडी यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल कोचेस भी हैं, प्रदीप तोमर, विभोर और प्रमोद त्यागी हमारे यूपी के कोच हैं। तो जब तक हमारे बाकी कोचेस क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हैं, वो चैट के ऑप्शन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो उनका क्वेश्चन होगा मैं रिपीट करूंगा सर, और फिर आप उसका आंसर दीजिएगा। और प्रमोद, प्रदीप, विभोर, श्यामवीर, जब तक बाकी कोचेस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपको कुछ डायरेक्टली सर से बात करनी है रिगार्डिंग इंजरीज तो आप बात कर सकते हैं। प्रदीप आप बात कर सकते हो, आप अनम्यूट होके। शर्मा जी, एक चीज आप कह रहे थे कि टेंडल जो है वो बास्केटबॉल में कम वो उसमें इंजरी होती है। नहीं, किस पीछे जो संदर्भ में? एंकल के पीछे की तरफ, एंकल के जो पीछे की तरफ टेंडल मसल होती है, टेंडल बोलते टेंडो हैं ना। अकाइलस, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो हमारे यहाँ एक आध बास्केटबॉल में ऐसी इंजरी हुई है, वो ब्रेक कर गई थी। अच्छा वो अच्छा, मुझे लग रहा है किसी का पैर उस पर पड़ गया और उसने जंप लिया, हाँ, या पता नहीं कुछ ठीक ऐसी है। सिचुएशन हुआ। हाँ बेजी तो साहब, बेसिकली मुझे लगा कि प्रेजेंटेशन काफ़ी लंबा जा रहा है तो मैंने इसलिए उसको स्किप किया। मैं आप लोग को ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली जो एंकल को हिलाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोटा टेंडन होता है, उसको बोला जाता है टीए, टेंडो अकाइलस। ये जहाँ पे लोडिंग होता है, मतलब जैसे जो टेनिस होता है, बैडमिंटन होता है, वहाँ पे इसका इंजरी काफ़ी कॉमन होता है। बास्केटबॉल में भी हो सकता है, मतलब खिलाड़ी का पैर पीछे की तरफ जा रहा है और शरीर आगे की तरफ जा रहा है। यदि उसका कंडीशनिंग प्रॉपर नहीं है तो ये लिगामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगा और वो टूट सकता है। क्या लक्षण होंगे? आप दूसरे पैर से उसको कंपेयर करेंगे तो टिपिकल एक गड्ढा जैसा उसमें दिखेगा, और जो काफ वाला रीजन होता है, मतलब सामान्य भाषा में जो घुटने के नीचे जो, जैसे हम लोग शायद पिंडली काफ बोलते मसल। हैं, हाँ काफ मसल, तो काफ को यदि हम कंप्रेस करेंगे तो उसके एंकल का मूवमेंट नहीं होगा या कम होगा एज कंपेयर टू ए नॉर्मल नी। इसे बोला जाता है थॉमसन टेस्ट। तो थॉमसन टेस्ट करके हम लोग ये देख सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करें, खिलाड़ी को सिर्फ उल्टा लिटाएं,
उसको सामान्य पैर से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि उस लिगामेंट का जो उभार है वो दूसरे मतलब नॉर्मल उसके कंपैरिजन में बिल्कुल कम हो जाता है। ऐसा सस्पेक्ट होता है तो कभी भी गलती से भी ये कोशिश नहीं करना चाहिए कि उसको चला के देखें। स्ट्रिक्ट इमीडिएट इमोबिलाइजेशन इज नीडेड, क्योंकि कई बार पार्शियल टीयर्स में उसमें रिकवरी का थोड़ा बहुत संभावना होता है। यदि हम लोग उसको दौड़ा के चला के देखते हैं तो पार्शियल टीयर भी कंप्लीट टीयर में कन्वर्ट हो सकता है। जनरली ऐसे केसेस में सर्जरी के द्वारा ही खिलाड़ी का रिकवरी हो सकता है। तो ये टीए का इंजरी भी हो सकता है। एंड बास्केटबॉल में थोड़ा सा कॉमन हो अनकॉमन होता है, बास्केटबॉल में कम होता है, बैडमिंटन में ज्यादा है। हो सकता है वो, बिल्कुल जी। बास्केटबॉल गेम ऐसा है सर, किसी भी सिचुएशन में कोई भी इंजरी जनरली हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कॉलेज स्पोर्ट्स भी हो सकता है, मैंने ज्यादा उनको टच नहीं किया है। मतलब जब सर खिलाड़ी सर सर आपस में टकराते हैं तो इवन कंकशन हो सकता है। मतलब यदि बहुत सीवियर इंजरी है और खिलाड़ी को कोई ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, मतलब वो ये बोलता है कि 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है और दोबारा रिगेन हो गया है, तो ये सिम्टम को बहुत सीरियसली हम लोगों को लेना चाहिए। कंकशन मतलब डायरेक्ट हेड इंजरी के। यदि उसको एक आध दिन बाद में कोई ऐसा कंफ्यूजन होता है, वो बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेमोरी लॉस हो रहा है, तो ये भी कंकशन के सिम्टम्स होते हैं। जनरली रग्बी में कॉमन होता है, फुटबॉल में कॉमन होता है, बट बास्केटबॉल में भी वो हो सकता है जी जी। सर। सर हमारी प्रीति मिश्रा जी ने सर एक क्वेश्चन पूछा है, हम्म हाउ टू फाइंड आउट दैट द नी और एंकल इंजरी इन द चाइल्ड हैज बीन रिकवर्ड एंड ही इज रेडी टू प्रैक्टिस। मतलब बच्चे में अगर नी और एंकल की इंजरी है और वो ठीक हो, मतलब ठीक हो जाए और प्रैक्टिस करे, जनरली बच्चे में कैसे हम लोग चेक करेंगे? तो प्रीति जी, पहली बात यह है कि सबसे पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए कि उस इंजरी का एक्सटेंट क्या है, मतलब उसका सीवियरिटी कितना है। वो सीवियरिटी के लिए प्रॉपर एक हिस्ट्री टेकिंग होना चाहिए। और यदि वो पहला इंजरी आपके सामने ही हुआ है, क्योंकि रिकवरी इस पे डिपेंड करता है कि प्राथमिक रूप से उस इंजरी का सीवियरिटी क्या है। सपोज जैसा एंकल में हम लोगों ने देखा ग्रेड 3 इंजरी है, मतलब लिगामेंट का कंप्लीट टूटा हुआ है, तो उसका बिना सर्जरी के रिकवरी होने का चांसेस काफ़ी कम है। फिर भी उसका टेस्ट करने का तरीका यह है कि रिटर्न टू स्पोर्ट्स हैज़ टू बी ग्रेजुअल। आप धीरे धीरे उसकी क्षमता को बढ़ाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ को असेस करेंगे, एजिलिटी ट्रेनिंग पे उसको डालेंगे, और जब वो ये सारी चीज़ें कर पाता है, एक कॉमन प्रिंसिपल के हिसाब से नॉर्मल लिम्ब के कंपैरिजन में जब तक वो 70-80% तक अपना स्ट्रेंथ अचीव नहीं करता है, हम उसको नॉर्मल नहीं मानते हैं। तो बेसिकली रिटर्न टू स्पोर्ट्स हैज़ टू बी ग्रेजुअल। सुबीर जी कल उसके बारे में, कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे आप लोगों से। तो आप ये माने कि यदि लिगामेंट इंजरी हुई है और उसने रेस्ट किया है और धीरे धीरे वो रिकवर कर रहा है, तो उसका क्षमता 0 पे पहुंच गया, तो आप लोगों को बिल्कुल 0 से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब जब आप उसको फील्ड पे डालते हैं तो आप पहले बोलेंगे वॉक करो, फिर उसको ब्रिस्क वॉक पे लेके जाएंगे, ब्रिस्क वॉक के धीरे 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 बीच में उसको आप जॉगिंग पे डालेंगे। जैसे आप बोलेंगे कि 50 मीटर आप जॉग करके बताइए, फिर आप ब्रिस्क वॉक करिए। जब ये कर पाता है तो धीरे धीरे स्प्रिंट करेंगे, फिर आप उसको एजिलिटी पे डालेंगे, जंपिंग पे डालेंगे। ये सारी चीज़ें वो प्रॉपरली कर पाता है, तभी आप उसको रिटर्न टू स्पोर्ट्स करेंगे। तो आइडियली ये एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। उसकी स्ट्रेंथ जब तक आप दूसरे पैर से, दूसरे एंकल से उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करिए, आपको लगता है 70-80% तक स्ट्रेंथ आ गया, तो ग्रेजुअल रिटर्न ऑफ स्पोर्ट्स इसमें होना चाहिए। और नहीं तो आइडियली जो डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज होती हैं जैसे एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, उनका मदद आप लोगों को लेना चाहिए। आई थिंक अ, क्लियर है प्रीति जी, नहीं है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं इसके लिए। नहीं सर, एकदम क्लियर है। जनरली बास्केटबॉल में क्या होता है सर, नी इंजरी तो कोचेस थोड़ा सीरियसली लेते हैं, लेकिन एंकल इंजरीज में विद इन अ वीक, विद इन अ 5 डेज के बाद कहते हैं चलो ये तो ठीक है, खेलना स्टार्ट करो। इसमें हम लोग थोड़ा कैजुअल फॉर्म में रहते हैं। बिल्कुल अभिनव जी, वो इसीलिए हम लोगों ने टॉक के दौरान भी बात किया था। तो मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने बोला था कि उसका ग्रेडिंग हम लोगों को आना चाहिए। यदि मामूली सूजन है, हल्का दर्द है, तो ग्रेड 1 है, रिटर्न टू स्पोर्ट्स कैन बी अर्ली। यदि ज़्यादा सूजन है तो थोड़ा सा वेट, और यदि ग्रेड 3 है तो 3 वीक का तो स्ट्रिक्ट इमोबिलाइजेशन होना ही होना चाहिए। आपका फिजियोथेरेपिस्ट ये कहता है कि दोबारा चले जाइए
तो भी आपको नहीं जाना है, ट्रीटिंग डॉक्टर कहता है तब भी आप लोगों को 3 वीक का स्ट्रिक्ट इमोबिलाइजेशन होना चाहिए। तो यदि सीरियस ग्रेड 3 स्पोर्ट्स इंजरी है तो इमोबिलाइजेशन उसमें बहुत ज़्यादा मस्ट है, ये आप लोगों को गांठ बांध के ये बात रखना चाहिए। जी थैंक यू सर। डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी जी का एक क्वेश्चन है सर, हाउ सक्सेसफुल इज ऑर्थोस्कोपी सर्जरी इन मेनिस्कस टियर? ये किन्होंने पूछा है, नाम बताएं इनका? धीरेन्द्र तिवारी जी। तो धीरेन्द्र जी, आर्थ्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा उपयोगी है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज़, जैसा मैंने बात किया कि उस इंजरी का एक्सटेंट क्या है। एक्सटेंट मतलब मेनिस्कस का टियर किस ग्रेड का है। तो डिफरेंट ग्रेडिंग्स होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। एक बकेट हैंडल टियर बोला जाता है, मतलब जैसे बाल्टी का हैंडल होता है वैसा इतना बड़ा टियर, मतलब वो स्थिति में जॉइंट में लॉकिंग होगा। तो सबसे पहले रिकवरी इस बात पर डिपेंड करता है कि मेनिस्कस का टियर का ग्रेड क्या है। दूसरा, इसके ट्रीटमेंट के 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मेनिसेक्टोमी मतलब फटे हुए हिस्से को आप काट के निकालें, या फिर उस हिस्से को आप रिपेयर करें, मेनिस्कस रिपेयर। तो यदि बड़ा मेनिस्कस का टियर है और रिपेयर हुआ है तो उसको रिकवरी में कुछ समय लग सकता है, बट रिकवरी उसकी बहुत अच्छी होती है। यदि मेनिसेक्टोमी है और टियर बहुत छोटा सा है तो रिकवरी बहुत जल्दी होगी और रिकवरी का एक्सटेंड ज़्यादा होगा। रिपेयर के केस में खिलाड़ी को इमोबिलाइजेशन मतलब उसको घुटने पे वजन नहीं लेना, घुटना मोड़ने में उसको समय लगेगा, तो रिकवरी टाइम उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट रिकवरी अच्छा होता है, डेफिनेटली चांसेस आर गुड। सर राकेश भट्ट जी ने क्वेश्चन पूछा सर, वी कैन गिव एनी पेन रिलीफ मेडिसिन व्हेन प्लेयर फीलिंग पेन? मतलब अगर उसको ज्यादा पेन हो रहा है तो क्या हम दे सकते हैं? टेक्निकली, इथिकली, रूल्स के हिसाब से बाय प्रिस्क्रिप्शन आप लोग नहीं दे सकते, बट सिंपल एनाल्जेसिक लेने का हक किसी भी खिलाड़ी का होता है। पर आप लोगों को ये देखना चाहिए कि यदि किसी स्पेसिफिक एरिया में लगातार दर्द है और बार बार उसको दर्द हो रहा है तो फिर आप लोगों को उसका कारण जानने का कोशिश करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि जंपर्स नी बहुत कॉमन होता है, अब हम लोग उसको दर्द का दवाई देके ही काम चलाते रहेंगे तो शायद हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि उसके मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे वो हील लेंडर है, यदि वो रनिंग के दौरान भी उसका मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेंथनिंग में प्रॉपर नहीं है, तो उसका कारण, उसका रूट कॉज हम लोगों को जानने का कोशिश करना चाहिए। दर्द का गोली डेफिनेटली दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं है। और ओवर द काउंटर बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, डिक्लोफेनेक होता है, पैरासीटामोल होता है, ब्रूफेन होता है, तो वो सारी चीज़ें खिलाड़ी खुद भी ले सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। मिस्टर हरेंद्र प्रताप शर्मा जी ने पूछा है सर, while during practice or game if any player or child got a serious injury and he or she can't move that time or we don't have stretcher, मतलब अगर किसी बच्चे को सीरियस इंजरी हो जाती है और हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है तो हम कैसे उसको एज सुन एज पॉसिबल कुछ भी फर्स्ट एड दे सकते हैं? तो पहला बात, सीरियस इंजरी के डेफिनेशंस बहुत सारे होते हैं। आपको किसी भी स्थिति में, सपोज उसके सीरियस इंजरी, हम लोग यदि फ्रैक्चर को सीरियस इंजरी मानते हैं तो आपको स्ट्रेचर का आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ उसके एरिया को इमोबिलाइज करना है और सपोर्ट। यदि बिल्कुल बुरी से बुरी स्ट्रेचर नहीं है, आप लोगों के पास में कोई खाट हो सकता है, कोई ऐसा इस तरीके का कोई भी चीज़ हो सकती है जिसपे कि आप उसको अपने स्पोर्ट्स पर्सन को रख के और शिफ्ट कर पाएँ। यदि बुरी से बुरी परिस्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर 5 से 6 लोगों को पूरा हाथ का सपोर्ट बना के उसको शिफ्ट करना चाहिए। फ्रैक्चर है तो इमोबिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट, मतलब प्रॉपर स्प्लिंट, किसी कोई खपच्ची हो सकती है, कोई कार्डबोर्ड हो सकता है, तकिया हो सकता है, उससे पट्टी से बांध के उस एरिया को इमोबिलाइज करना चाहिए और आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रेचर नहीं भी हो तो उस जैसा कोई भी चीज़ आइडियली होना चाहिए। नहीं है, स्पाइनल इंजरी है, तो फिर आप उसको शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसको उठा के किया है। आप 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो भी हैं, आप इस तरीके से उठा के उसको लंबी जगह तक शिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। उसको इंजरी नहीं है तो आप कर देंगे। तो किसी किस्म का आप खाट ले सकते हैं, प्लाईवुड ले सकते हैं। आई थिंक ऐसी स्थिति नहीं होती कि ऐसी चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो, तो सीरियस इंजरी के केस में ये चीज़ से आप लोग उसको शिफ्ट कर पाएंगे। थैंक यू सर। जनरली एक क्वेश्चन सर मैं भी पूछ रहा हूँ जब तक बाकी कोचेज और क्वेश्चन पूछते हैं
सर जैसे मैं हूँ, मुझे ACL इंजरी हुई थी 2005 में। मैंने एक्सरसाइज करके अपना ठीक किया, 1-2 साल फिर मैं खेलता रहा। क्या पुरानी इंजरी है और इंसान स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करके इम्प्रूवमेंट कर लिया थोड़ा नी की स्ट्रेंथ और खेलने लगा, क्या ये सक्सेसफुल है विदाउट सर्जरी? अभिनव जी, अगेन पहला चीज जो हम लोग हर उसमें बात कर रहे हैं कि उसका ग्रेड क्या है। तो पहला, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि MRI से उसका ग्रेडिंग किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि पार्शियल, नियर कंप्लीट, कंप्लीट। मतलब सपोज लिगामेंट है उसके बहुत छोटे हिस्से का, सपोज 10% हिस्सा ही टूटा है, तो आप हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेंथनिंग करके देखिए, किसी भी फिजियोथेरेपी से लिगामेंट जुड़ नहीं सकता है, पर जो मसल्स लिगामेंट जैसा काम करती हैं, मतलब लिगामेंट को काम करने में मदद करती हैं, उनको स्ट्रेंथन करके आप उसको लोड कम कर सकते हैं। यदि पार्शियल टीयर है तो हैमस्ट्रिंग, मीडियल मसल को स्ट्रेंथन करके आप उसकी कमी का भरपाई कर सकते हैं। यदि कंप्लीट टीयर है तो दुनिया का कोई फिजियोथेरेपी उसे ठीक नहीं कर सकता है। आप देखेंगे, यदि कंप्लीट टीयर है और आपने उसको स्ट्रेंथन किया और आप दोबारा स्पोर्ट्स में गए, तो आप खुद से जब ये सवाल पूछेंगे कि मेरे पास में एक नॉर्मल घुटना है और एक बीमार घुटना है, तो आपको उसमें फ़र्क महसूस हो जाएगा। तो ये जो टर्म होती है, हम लोग बोलते हैं कि, क्योंकि मेरे पास में बहुत खिलाड़ी आते हैं, बोलते हैं सर ये किया और मैं पूरा ठीक हो गया। और जब मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपका नॉर्मल घुटने के कंपैरिजन में ये ठीक है, बोलते हैं सर वो वैसा तो नहीं है। तो ये सवाल अपने आप में जवाब है कि हम लोग पूरा ठीक कभी हो ही नहीं सकते हैं यदि कंप्लीट लिगामेंट टीयर है तो पहली चीज, MRI से डायग्नोसिस होना चाहिए। पूरे लिगामेंट का टीयर है तो सर्जरी होना ही होना चाहिए, नहीं तो आप अपना उस परफॉर्मेंस को रिगेन नहीं कर सकते हैं। और आप यदि स्पोर्ट्स कंटिन्यू करते हैं तो आप अपने नी के अंदर परमानेंट डैमेजेस को आमंत्रित करते हैं एक हिसाब से। तो मेरे हिसाब से पहले उसका MRI डायग्नोसिस होना चाहिए और फिर उसका आगे का स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए। थैंक यू सर। प्रीति मिश्रा का एक और क्वेश्चन है सर। जनरली मुझे शायद ऐसा लग रहा है ये सिन पेन के लिए कह रही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट अ लॉट ऑफ पेन इन फ्रंट बोन ऑफ लोअर लेग एंड इन द ligaments that are the back of the knee. What is the treatment for that? तो प्रीति जी, घुटने के बैक लिगामेंट में कोई ऐसा दर्द नहीं होता है। आप उसे ये बोल सकते हैं कि घुटने के पीछे की तरफ होने वाला दर्द, क्योंकि घुटने के बैक लिगामेंट में जो इंजरी होती है उससे घुटने के बैक साइड में दर्द नहीं होता है। अब किसी खिलाड़ी के घुटने के पीछे की तरफ दर्द हो रहा है तो पहली बात, उसका स्ट्रेचिंग प्रॉपर होना चाहिए, उसका हैमस्ट्रिंग और काफ मसल बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होना चाहिए। यदि वो टाइट हैं तो उसमें दर्द हो सकता है। दूसरी बात, यदि उसका लैंडिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि फुट लैंडर और हील लैंडर, तो जहाँ पे हील पे वो लैंड करता है जंप करने के बाद में, तो उसके घुटने के पीछे के हिस्से में दर्द होने का संभावना अधिक होता है। दूसरी बात आपने किया कि पैर के आगे के हिस्से में, तो हम लोगों ने टॉक के दौरान बात किया था शिन पेन का। शिन पेन का मुख्य कारण होता है ओवर यूज। मतलब आप यदि किसी खिलाड़ी को अचानक से बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग पर डालते हैं तो शिन पेन की संभावना उसमें अधिक होती है, क्योंकि हार्ड सरफेस पे ये बास्केटबॉल में ट्रेनिंग होती है। आइडियली एक वीक में 10% से क्षमता का ज़्यादा इजाफा नहीं होना चाहिए। लोड में हम लोगों ने ये बोला कि बहुत ज़्यादा दौड़, बहुत ज़्यादा अपना माइलेज बढ़ा, अपना ट्रेनिंग का इंटेंसिटी बढ़ा, तो वो खिलाड़ी शिन पेन के लिए प्रोन है। दूसरा, विटामिन डी, B12 का जहाँ कमी है वहाँ पे इसकी संभावना अधिक है। और एक स्ट्रेच होता है, जैसे कि हम लोग स्क्वाट बैठते हैं, जैसे उकड़ू बैठते हैं, उस किस्म का जो स्क्वेटिंग होता है, जैसा कि नमाज में कुछ लोग बैठते हैं, मतलब पैर को पूरा मोड़ के उस तरीके से बैठने से आगे के जो हिस्सा होता है एंटीरियर मसल ऑफ लेग, उनका स्ट्रेचिंग किया जा सकता है। तो स्ट्रेचिंग, ओवर यूज से बचने से और विटामिन डी और B12 को सफिशिएंट मात्रा में देने से शिन पेन से बचा जा सकता है। खेल के इमीडिएटली बाद कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए यदि अपने को ये कंटिन्यूअस हो रहा है तो। बेदी भैया और शाही सर से मैं कहूंगा कि आके ज्वाइन करें, और आप लोग का एक्सपीरियंस सर सबसे ज्यादा है
हमारे इस बास्केटबॉल के कोचिंग लाइन में। तो मैं चाह रहा हूं सर रिगार्डिंग आप भी कुछ पूछें। अभिनव भैया सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। प्रदीप मैंने तो प्रदीप बोल रहा तुमको हूँ पहले कॉल किया था, तुम गायब हो गए। मैसेज टाइप कर रहा हूँ भैया, सेंड नहीं हो पा रहा है वो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्लीज 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 कैरी ऑन। विक्रम सर, मैं आपको बता दूं ये हमारे इंटरनेशनल कोच हैं मिस्टर प्रदीप तोमर, हाँ और इस समय उभरते हुए हमारे यूपी के कोच हैं, और पूरी यूपी की जो ये क्लिनिक चल रही है इसके ये की नोट स्पीकर भी थे। इन्होंने काफी सेशंस लिए हमारे। प्लीज प्रदीप आइए, आप ज्वाइन करें। सर थैंक यू वेरी मच सर, इतना अच्छा सेशन के लिए सर, ये बहुत जरूरी था। इवन मेरे भी दोनों नी सर्जरी हो चुके हैं सर, ACL और मेनिस्कस, तो मुझे थोड़ा पता है इसके बारे में, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी था सर। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर कि जो बच्चे नॉक-नी और फ्लैट फुट के साथ आते हैं हमारे ग्राउंड पर, क्या उन्हें कंटिन्यू कराना चाहिए बास्केटबॉल या नहीं कराना चाहिए? प्रदीप जी, जो हर सवाल के जवाब में हम लोग जो पहला बात करते हैं वो ये असेसमेंट। जी असेसमेंट मतलब सर। नॉकनी का भी जैसे ग्रेड होता है कि उसका नॉकनी कितना वेलगस, मतलब उसका जो पैर है वो कितना बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब नॉकनी में ये सर होता है सर घुटने पास में होते हैं, और जो पैर होते हैं वो वेलगस में जाते हैं, मतलब वो बाहर की तरफ जाते हैं। सर तो अपने को पहली चीज सर इसमें ये देखना होता है कि उसका ग्रेडिंग क्या है। यदि उसका ग्रेड अधिक है, मतलब नॉकनी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए एक सर्जरी होता है, उसको हम लोग, आई थिंक ये किसी का माइक खुला है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो ठीक है प्रदीप जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो हाँ प्रदीप अनम्यूट करो, तुम्हारे से ही आवाज आ रही है। हाँ, तो बेसिकली उसमें हम लोग पहली चीज ये देखेंगे कि उसका ग्रेडिंग क्या है। यदि बहुत ज्यादा अधिक वेलगस में है, मतलब नॉकनी बहुत अधिक है, तो उसमें एक सर्जरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लिपिंग। क्लिपिंग मतलब जो हिस्सा ज्यादा बढ़ रहा है एपिफाइसिस का, एपिफाइसिस मतलब हड्डी का जो ग्रोइंग एंड होता है, उसको क्लिप करके उसको रोका जाता है। कुछ ब्रेसेस होती हैं, ब्रेसेस मतलब करेक्टिव ब्रेसेस होती हैं, जिससे कि उसके पैर को सीधा रखने का कोशिश किया जाता है। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट यदि ग्रेड अधिक है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। हम उस खिलाड़ी को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं कि भाई तेरा ऐसा है तो हम तेरे को खेलने नहीं देंगे, या तू नहीं खेल सकता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का ऑप्शन हम लोगों को उसमें देखना चाहिए। दूसरी बात, यदि माइल्ड नॉकनी है तो फिर हम लोगों को जो मीडियल साइड की मसल्स होती हैं, वास्टस मीडियस ऑब्लिकस, मतलब घुटने की मीडियल साइड की कुछ मसल्स होती हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देना चाहिए। और साथ में नॉकनी के साथ में उसके फुट की जो मसल्स होती हैं, क्योंकि उसका जो फ्लैट फुट होगा वो भी अधिकतर फ्लैट होगा, या जिसका फुट फ्लैट होगा उसको घुटने के अंदर की तरफ लोडिंग अधिक होगा। यदि आप देख सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, जैसे ये एक आर्च होता है फुट का, जब भी ये फ्लैट होता है तो वो इस तरीके से बाहर की तरफ चला जाता है। मतलब फ्लैट फुट होगा तो वो खिलाड़ी के घुटने के अंदर की तरफ मीडियल साइड में पेन डेफिनेटली अधिक होगा। तो नॉक नी के केसेस में मीडियल साइड स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए घुटने के मसल्स का। फुट की जो मसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटेंसिक फुट मसल, उनका स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए। और यदि ग्रेडिंग कम है, मतलब नॉक नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्रेडिंग के लिए कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन पूरा उसको मीजर करते हैं एंगल को, और उसके हिसाब से वो ग्रेडिंग आपको बताते हैं। तो ग्रेडिंग अधिक है तो आई थिंक उसको पहले मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सीधा उसको स्पोर्ट्स से थोड़ा आप लोगों को दूर रखना चाहिए। माइल्ड है तो स्ट्रेंथनिंग मीडियल नी मसल्स का और पंजे के मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करके आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर किस एज ग्रुप में हम ये सब असिस्मेंट कर सकते हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ? हमारे पास नॉर्मली बच्चे 10 इयर्स 12 इयर्स में आते हैं, तो बिल्कुल 10-12 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। जब उसका ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाता है 15-16 साल पे, तब तो फिर उसका ट्रीटमेंट दूसरी तरीके से किया जाता है। मतलब तब फिर आपको उसको हड्डी को काट के और सीधा करना पड़ेगा, जो कि एक थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर होता है। यदि उस खिलाड़ी का सपोज उसका हाइट बढ़ना बंद हो गया है, मतलब 17-18 साल पे वो पहुंच गया है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन अलग होगा। यदि वो यंग एज में है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन अलग होगा। तो जो आपने बोला 12-14 साल की एज में लोकल ऑर्थोपेडिक सर्जन से उसका असेसमेंट किया जाना आवश्यक है, होना चाहिए। प्रदीप म्यूट करो। थैंक यू वेरी मच सर।
सर थैंक यू वेरी मच सर। जी जी ओके। बेदी भैया, मैं आपको दोबारा बुलाना चाह रहा हूँ कि आप आएं और सर से, और उसके बाद शाही सर को अपने बाद कॉल करें। थैंक यू भैया। थैंक यू अभिनव। सर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, इसमें नो डाउट हमारे सारे कोचेस को इसका बहुत सारा फायदा भी होगा। और ये एक वाकई में हम लोग जो यंगर एज में अगर बच्चों को असेस कर लेते हैं जैसे नौकनी या फ्लैट फुट, तो वो हो सकता सर ये एक्सरसाइज से भी ठीक हो सकता है नौकनी या फ्लैट फुट। बेदी साहब, उसका जो बहुत ही माइल्ड चेंजेस हैं, तो एक्सरसाइज से हम उसको आगे बढ़ना रोक सकते हैं। बट जहाँ तक नॉक नी का सवाल है, वहाँ पे तो हम लोगों को किसी किस्म का ब्रेसिंग उसका ज़रूरत पड़ेगा। ब्रेस मतलब इस किस्म के ब्रेस होते हैं जो कि जिस जगह से उसका घुटना मुड़ा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करते हैं। तो जो करेक्टिव ब्रेसेस जिन्हें बोला जाता है वो नॉक नी के केसेस में पहनाए जाने आवश्यक है। तो मेरे हिसाब से एक बार असेसमेंट होना चाहिए नॉक नी के केसेस में, तो खास तौर से फ्लैट फुट यदि बहुत माइल्ड है, मतलब आर्चेस बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है, तो फिर इंटेंसिव फुट मसल स्ट्रेंथनिंग, जो आर्चेस होते हैं जूते में लगाए जाने वाले वो आर्चेस से, और टेंडो अकाइलिस का स्ट्रेचिंग, ये दोनों तीनों चीज़ें उसमें की जानी चाहिए। तो फ्लैट फुट को माइल्ड ग्रेड में तो हम लोग रिकवर कर सकते हैं एक्सरसाइज से, बट नॉक नी के केसेस में असेसमेंट होना चाहिए। जी बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर आपने हम लोगों का वेबिनार ज्वाइन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। बहुत ही अच्छा लगा, हमारे कोचेस को निश्चित तौर पर इसका बहुत सारा फायदा मिलेगा। और मैं कोचेस से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कभी किसी विशेष परिस्थिति में किसी चीज के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, तो आप सर को जो है डॉक्टर साहब को फिर से आप कॉल करके आप उनसे समझ भी सकते हैं। कोई ऐसी वो नहीं है खिलाड़ियों के लिए। इसका बेदी साहब कोई मेथड डेवलप करेंगे, जी मे बी व्हाट्सएप के थ्रू या कुछ, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे ही करेंगे। इंटेंस डिजायर है हम लोगों की कि अपने किसी के भी, मतलब देखिए नॉलेज में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बट मेरे या आपके किसी के भी अज्ञान की वजह से यदि स्पोर्ट्स किसी का पर्सन नुकसान हो। डैमेज होता है या वो अपना परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा पाता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। नहीं फिर वो हम लोगों को भी दुख होता है नॉलेज फिर का उपयोग सबके लिए होना चाहिए। और निश्चित। ये तो एक बहुत छोटा हिस्सा था स्पोर्ट्स इंजरीज, स्पोर्ट्स मेडिसिन का। हम लोग खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको बहुत हाई लेवल पे बहुत प्रॉपर न्यूट्रिशनल गाइडेंस देके, टेक्निक से, स्ट्रेंथ से, कंडीशनिंग से, आप लोग सब जानते हैं उस बारे में। तो सारी चीज़ों का उपयोग खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए, तभी हम लोग कहीं पे स्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि खिलाड़ियों में उत्साह की कोई कमी नहीं होती जहाँ तक अपने देश का सवाल है, बट परिस्थितियाँ ऐसी हैं और कई बार उनको गाइडेंस भी नहीं मिल पाता, तो जी निवारण जितना हम लोग कर पाए। नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। और हम लोग भी जो है धीरे धीरे अब कह रहे हैं ना बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। काफी अच्छा हो रहा है अभी इंडिया में, पहले से बहुत अच्छा हो गया है सर। बहुत सारी चीजें तो पहले पता ही नहीं लगती थी सर। हम लोग के टाइम पे तो अगर एंकल इंजरी होती तो क्रेप बैंडेज बांधो और खेलते रहो, बिल्कुल तो बिल्कुल। चाहे जितनी बड़ी इंजरी हो, तो कोई चेक ही नहीं करता था, ना कोई उतना ध्यान देता था। आजकल तो इतनी अवेयरनेस है एटलीस्ट कि खिलाड़ी भी जागरूक हो गए हैं, कोचेस भी बड़े अलर्ट हैं। और आप सब लोगों के, आप जैसे लोगों की गाइडेंस से काफी जागरूकता और भी आ रही है सर। हम लोग हमारे कोचेस निश्चित तौर पर सर आपकी बताई हुई चीजों का पूरा फायदा उठाएंगे। और मैं साही जी से एक बार फिर कहूंगा कि आके सर को धन्यवाद कर दें तो फिर इसको खत्म किया जाए। साही जी नहीं है तब तक तो खान साहब हैं आप? खान साहब? कहाँ सर भी सर चले गए हैं मेरे ख्याल से, वो अभी आएंगे दोबारा। अच्छा, शाही जी भी नहीं है? हाँ सर, उनका मेरे पास सर बता रहे थे कोई गेस्ट आए थे, दोबारा हो सकता है ज्वाइन करें। हाँ, तो बेदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड। हाँ सर हाँ सर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर कोई नहीं सर। मैं आखिरी में फिर से एक बार सर प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जो भी आपके यहाँ सज्जन पॉजिटिव आए हैं और जल्दी से जल्दी वो नेगेटिव में आए और सब आप लोगों के साथ पहले की हाँ तरह बिल्कुल वहां से बेदी साहब, होकर अब पर
ये तो हम लोगों के जीवन का भी, एक डॉक्टर्स के जीवन का हिस्सा बना हुआ है। तो आप लोग भी सब हाँ। प्रिकॉशन रखें, क्योंकि समस्या उन्हीं लोगों के साथ आ रही है जो थोड़ा सा इसको लाइटली ले रहे हैं। तो इतना लाइट ये है हाँ। नहीं, क्योंकि इस टाइम पे बेड्स और सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। जी तो सारे आप और आपके परिवार को प्रिकॉशन रखना बहुत आवश्यक है। वो थोड़ा सा जी सर, उसमें। बिल्कुल ठीक बात है सर। जी। ठीक है अभिनव, फिर इसको खत्म किया जाए। हाँ ठीक है। तब से मैं खत्म करने से पहले हमारे कल के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर सुदीप सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से। मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ सर, हमारे कोचेस को, सुदीप सर आप बस कल के अपने टॉपिक के बारे में, क्योंकि जनरली थोड़ा सा आप हल्का सा 2 मिनट आके ज्वाइन करें और बता दें, तो उससे क्यूरियोसिटी सबको और समझ में आ जाएगा कल हमारा टॉपिक क्या है। मेंटली प्रिपेयर होके आ जाएंगे। मेंटली प्रिपेयर होके आ जाएंगे। सुदीप सर आप हैं? Hello, is it audible? Yeah, clearly audible, sir. Please. Thank you, Abhinav ji and Beti sir, Dr. Vikram Sharma ji. So, I've been listening. ये पूरा सेशन हमने अटेंड किया, तो ये अच्छा लगा, क्योंकि ये अज्ञानता ही है हमारा जो मुख्य कारण, जो हमारा स्पोर्ट्स इंजरी हो चाहे कुछ भी हो। तो एग्जैक्टली हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमारा काम गलत ढंग से हम करते हैं, ट्रेनिंग में कहीं लेकुनस है या एक्सीडेंट ही है, तो लगना भी है और डॉक्टर के पास भी जाना, दैट इज परफेक्टली ऑलराइट। तो कल का जो सेशन होगा हम लोग का, इसमें हम बोलेंगे पीरियोडाइजेशन को लेके। पीरियोडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है, जिन लोग NIS किया है या जिन लोग ने शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री या PhD भी किया है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किस वक्त कितना लोड दे, लोड कंपोनेंट उस चीज के ऊपर निर्भर करता है हमारा एक्चुअली टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमारा अधिकतर हम ये बताते हैं कि भाई कैसा चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जब कोच को पूछता है, कोच बोलेंगे बहुत बढ़िया चल रहा है। कहाँ से शुरू किया, कहाँ जाके हम पहुंचे, किसी के पास कोई डेटाबेस नहीं होता है। तो वही चीज हम कल पीरियोडाइजेशन के माध्यम से हम बताएंगे किस महीने में कौन सा लोड देना चाहिए, ताकि हमारा जो पीक परफॉर्मेंस है उस वक्त टूर्नामेंट के समय, जब जैसे हम लोग दिसंबर में नेशनल्स होते, तो नेशनल के टाइम पे हमारा पीक परफॉर्मेंस आए, तब स्पीड की गति, एजिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, स्ट्रेंथ, मतलब हर फिटनेस क्वालिटीज उस पीक पे आए और हम अच्छा खेले और यूपी मतलब चैंपियन बने। ये मेरा कल का मुख्य आकर्षण होगा लेक्चर का। थैंक यू। थैंक यू सुदीप सर। एक बार पुनः मैं आज के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर विक्रम शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और आज सेशन जो भी हमारे कोचेस अटेंड कर रहे हैं, मैं सभी से ये कहता हूं, प्लेयर को जो भी इंजरी हो, पहले हम लोग कैजुअल रहते थे थोड़ा रिगार्डिंग इंजरी, सभी कोचेस, आप इंजरी की ग्रेड जो सर ने कहा, हम लोग हर लेवल पे चेक करें। किस लेवल की इंजरी बच्चों को हुई है वो जानना बहुत ही जरूरी है। उसके आधार पर ही हम आगे काम कर सकते हैं। सॉरी सुदीप सर, थोड़ी वॉइस ज्यादा आ रही थी। इसीलिए सभी से मैं कहूंगा कि आप किसी भी इंजरी को कभी भी कैजुअल वे में ना लें। आप उसको, अगर वो ठीक नहीं हो रही है, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न करें। तब भी ठीक नहीं हो रही है तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं। प्लेयर की किसी भी तरह की इंजर अगर एंकल में भी हुई है, कहीं पर भी हुई है, उस इंजरी को हमें सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इंजरी में उसके ऊपर लोड डाल दिया तो प्लेयर का फ्यूचर खराब हो सकता है। आज वो टाइम नहीं है कि हमारे पास बड़ी मुश्किल से अच्छे प्लेयर मिल रहे हैं, तो अगर एक भी प्लेयर हमारी अज्ञानता के कारण खराब हो गया तो वो हम सभी कोचेस के लिए बहुत खराब चीज है। इसी के साथ मैं बहुत बहुत विक्रम सर का धन्यवाद देना चाहूंगा और थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ यूपीबीए सर। और आगे भी सर मैं आपको ऐसे ही अक्सर परेशान करता रहूंगा और आपका समय लेने की कोशिश करूंगा जब भी आप फ्री हो। बिल्कुल अभिनव जी, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच सुदीप सर। कल हम लोग मिलते हैं सर। और सर प्लीज बाकी अगर आप कल ज्वाइन कर सके थोड़ी देर के लिए विक्रम सर, तो आप भी ज्वाइन करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा।
ओके Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू। Thank you, Dr. Sir. Thank you, Suvir sir.